वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम बोले थे कि डेली शाम 6 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है, एसपीडी का समान अध्ययन और एसपीडी का रेलवे समान विज्ञान, और एक ठो बुक इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हिस्ट्री का फर्स्ट पेज दिया जाएगा, जो कि कल हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इस पे डाला हुआ था, पहले कुछ दिन रुक गया था क्यूज, तो पेज नंबर 12 है वो डाला हुआ था होमवर्क में। तो पेज नंबर 12 का टॉपिक था, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा। अगर याद नहीं है आप लोगों को तो सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा और यहाँ ध्यान से सुनिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन में आप लोग सही करके आइएगा। ऑप्शन जब देखिएगा तो सही टिक करके आइएगा। ठीक है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्या है? 3:2। बताइएगा तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है? नीला है, और उसमें कुल कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां हैं। तो तिरंगा का जो बीच का चक्र है उसका रंग कैसा है? और उसमें कुल कितनी तिलियां होती है? 24। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया। ठीक है, और ये बताइएगा इसे कब, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। और इसके निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया। ठीक है, बताइएगा भारत का जो झंडा गीत है कौन सा है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारत का झंडा गीत कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके रचना कौन की है? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, बताइएगा भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा का रचना कौन की है? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, बताइएगा शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो शक संवत के आधारित पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया है। ठीक है, 1957 भी याद रखिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्मॉल डेट रखिएगा। कहीं कहीं जो है बड़ा एग्जाम में स्मॉल डेट के साथ पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, ऐसे तो सिर्फ 1957 ही याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? हिंदी में जिसे हम लोग चैत बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत। तथा अंतिम माह कौन सा होता है? फागुन। तो प्रथम माह चैत और अंतिम माह फागुन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोलिएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। और ये कहाँ स्थित है? तो सारनाथ के सिंह स्तंभ पे अंकित है। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रीय चक्र कहाँ स्थित है? तो सारनाथ के सिंह स्तंभ पे अंकित है। बताइएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। बताइएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कुल कितने सिंह होते हैं? 4 शेर होते हैं। ठीक है, सिंह यानी शेर। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कुल कितने सिंह होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, जन गण मन के रचना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। ठीक है, जन मन गण के रचना कौन किए थे? और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, और ये राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है कब, किस अधिवेशन में अपनाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। स्मॉल डेट के साथ सुन लीजिएगा, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? जैसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष
हाँ, पंडित बिशन नारायण दत्त। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए, अध्यक्ष पूछा जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है पूछा जाता है। तो बताइएगा, जन गण मन जब अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया, तो उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त। ठीक है, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। तो वो क्वेश्चन का ये पूछेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग विधाता शीर्षक कब प्रकाशित किया? तो जनवरी 1912। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रगान कितने सेकेंड का होता है? 52 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये 52 सेकेंड में पूरा कर दिया जाता है। राष्ट्रगान कितने सेकेंड का होता है? 52 सेकेंड को। ठीक है, बताइएगा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? और जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ कंफ्यूज होता है बहुत सारा स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जनगण मन का होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम का रचयिता कौन होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कब संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, और जनगण मन भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये दोनों एक ही दिन अपनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सियानी में गाया गया था। तो मतलब बताइएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया, किस अधिवेशन में? 1896 में राष्ट्रीय गीत को गाया गया, हाँ, रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक कौन था? तो ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक कौन था? ओंकार नाथ ठाकुर। ठीक है, बताइएगा, राष्ट्रीय गीत गाने में कुल कितने सेकंड लगता है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान बोलेगा तो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो 65 सेकंड। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। राष्ट्रीय गान बोले तो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत बोले तो 65 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। जब संसद की शुरुआत होती है तो जनगण मन से शुरुआत होती है, और उसका जब समापन होता है तो वंदे मातरम से समापन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कौन सा है? कमल है। और कमल को जो है साइंस में क्या बोला जाता है? नेलेम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये सब हम लोग जब बच्चा थे 1 से 5 क्लास के बीच में पढ़ाया जाता है। वही क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा, बिहार एसआई भी पूछ देगा। ऐसा मत क्वेश्चन को हल्का में नहीं लीजिए, हो सकता है आपको याद नहीं रहे। ठीक है, यहाँ देखिए 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आप लोग को कितना याद है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, ये सब याद रखिएगा और बताना है सबका साइंस नेम। राष्ट्रीय पुष्प कमल का साइंस नेम क्या है? न्यूसीफेरा। और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसका साइंस नेम पावोक्रिस्टेस। और राष्ट्रीय पशु जो बाघ है उसका क्या नाम है साइंस में? पेंथेरा टाइगर्स। ये तो याद रहेगा, पेंथेरा टाइगर्स। बाघ का नाम जो है पेंथेरा टाइगर्स। और फल का नाम मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो होता है ना, उसी से याद रखना है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा। ठीक है, और बरगद का जो है फाइकस वेंडालेंसिस। ठीक है, फाइकस वेंडालेंसिस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। जहाँ की इसका जो है पटना में अनुसंधान केंद्र है, शायद 2005 या 2009 में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह का टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक आ जाते हैं हिंदी भाषा का ज्ञान। ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान अगला टॉपिक है। बताइएगा, संविधान के कौन सा भाग में जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया? तो भाग 17 में। ठीक है, और अनुच्छेद कितना है? 343। तो राजभाषा हिंदी और लिपि जो देवनागरी है कब घोषित किया गया? संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343। इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्रदान किया गया? जैसे संघ के राजभाषा जो है हिंदी को भारत ने मान्यता प्रदान कब किया? तो 14 सितंबर 1949 को। ये संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। दूसरा? ठीक है, तो पहला हिंदी होगा, दूसरा बांग्ला होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला। ठीक है,
बताइएगा भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। ठीक है, तेलुगु भाषा को भारत का जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बताइएगा जो है गुरुमुखी लिपि किस भाषा में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि जो है नहीं, पंजाबी। गुरुमुखी लिपि पंजाब से संबंधित थे। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, इस तरह से जितने भी थे 10 गुरु सिख धर्म थे वो पंजाब से संबंध रखते थे, तो वो पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि का लिखी गई थी। बताइएगा संविधान के 8वें में अनुसूची जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब जैसे संविधान का 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को। ठीक है, और जबकि मूल में 14 है। ठीक है, जबकि पहले 14 था, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ा गया और बहुत सा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। ठीक है, ये सब जब हम पॉलिटी का फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, और अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड एवं मेघालय का राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो किन किन राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है उसमें 3 राज्यों को इंग्लिश जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन? नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। 3 स्टेट को जो है इंग्लिश भाषा का दर्जा दिया गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। लाइट ऑन कर दो विशाल, लाइट आ रहा है क्लियर? लाइट ऐसे वहाँ भी एक बल्ब है, लगा के वहाँ से लाइट जोड़ दो। लाइट जोड़ देता है वो विशाल कर देगा ना, तुम बैठो। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। इसे जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, उसके बाद बताइएगा संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। बताइएगा आधुनिक युग के मीरा के रूप में किसे माना गया है? आधुनिक युग के मीरा के रूप में किसे माना गया है? तो महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के मीरा, ठीक है, आधुनिक युग के मीरा किसे माना गया है? और भारतीय आत्मा के रूप में मखान लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो ठीक है, और उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास किए थे। ठीक है, और विश्व का आदि महाकाव्य जो है, विश्व का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को। ठीक है, और आदि कवि किसे कहा गया है? तो वाल्मीकि को। रामायण मूल्यतः कौन सी भाषा में जो है लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा। रामायण कौन सी भाषा में लिखा गया है? और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रामायण संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में। ठीक है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा से संबंधित कौन सा रखते हैं? तो इंडो यूरोपियन जो है हिंदी भाषा से संबंधित रखते हैं। बताइए भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास। अब बताइएगा सुकुमार कवि किसे कहते हैं? किस कवि को सुकुमार कवि कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, अब भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? और बताइए सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बताइएगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? द वर्ल्ड में, पूरा विश्व में सबसे प्राचीन भाषा, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं, संस्कृत नहीं है, सुमेरियन है। तो बताइएगा विश्व का सबसे प्राचीन भाषा? ये सब क्वेश्चन आप लोग नया सुन रहे होंगे या अगर स्पीडी पढ़े होंगे तो पहले से याद होगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तो हैदराबाद में। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान भारत के किस राज्य में है? हैदराबाद में है। ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज किससे कहाँ अवस्थित है? तो शिमला में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ अवस्थित है? शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है?
चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक बोल रहा है, ठीक है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। कब? तो 1792 ईस्वी में ये आधुनिक शिक्षा लेकर आए थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, ठीक है। तथा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? या कलम का जादूगर? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही, ये सब हिंदी में हम लोग 10वां साइड या 12th में पढ़े थे। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी। बताइएगा, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा, ठीक है। देश का प्रथम, जो कि नालंदा जिला हम लोग से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। नालंदा जिला का जो है बहुत विश्व का सबसे, देश का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी भारत का उस समय साम्राज्य जो है अखंड भारत था। अखंड भारत का विश्वविद्यालय नालंदा था, जिसकी स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम याद रखना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। और कब किए थे? तो 450 ईस्वी में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक किए थे और किसने किए थे? पाल शासक ने किए थे। और पाल शासक के जो है, हाँ, पाल शासक के धर्मपाल थे, वो किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ये 9वीं सदी में किया गया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था, ठीक है। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत के किस जिला में? नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है। नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये 1975 ईस्वी में हुआ था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। तो कौन सा ऐसा जो है शहर है जहाँ सभी भाषाएं मान्यता एक समान है? वेटिकन सिटी। जैसे यहाँ हिंदी का दर्जा ज्यादा है तो हिंदी का ज्यादा है, कहीं बांग्ला है तो बांग्ला का ज्यादा दर्जा है, वहाँ सभी भाषा का जो है समान मान्यता दिया गया है। तो अगला पॉइंट जो है बजट है, हम कल इसको देख लेंगे, पेज नंबर 12 का। और इसमें भी पेज नंबर 12 होमवर्क दिया गया था, इससे पूछ लेते हैं। बताइएगा, ये स्पीडी समान विज्ञान आप लोग जानते होंगे। बताइएगा, एड्स फैलता है किस कारण जो है एड्स फैलता है? तो गलत यौन संबंध से। गलत यौन संबंध से जो है एड्स फैलता है। बताइएगा, सोलर सेल क्या चीज में परिवर्तित कर देता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल के द्वारा आप लोग जब छत पे सोलर सेल लगाते हैं तो वो सौर ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का कितना प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। समुद्री जल में साधारण नमक कितना % होता है? 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही होती है तो वस्तु एक समान से डैश गिरती है, तो मतलब त्वरण से एक समान त्वरण से गिरती है, ठीक है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। जो ज्यादा उत्पादकता वाले धान होते हैं उसमें लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है, ठीक है। राइबोजियम और ल्यूगिमिनी क्या है? राइबोजियम और ल्यूगिमिनी सोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, वो कहाँ स्थित होता है? जैसे मूंगफली एवं मटर एवं चने में जो है कहाँ स्थित होता है? जड़ में। राइबोजियम नामक जो है जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 212 फ़ारेनहाइट होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है, ठीक है। माइका विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? AU। सोना का संकेत क्या है? ठीक है।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन सेट में आया था, एक तो सेट मार रहे थे उसमें भी आया था ये, और ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन पीछे जो है इतना 12 पेज में ही 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ब्रैंकेटाइटिस रोग संबंधित किससे है? फेफड़ों से। ब्रैंकेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। समान मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर। डीएनए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। डिप्थेरिया बीमारी से क्या प्रभावित होती है? गला जो है डिप्थेरिया बीमारी से प्रभावित होती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जे.एल. बेयर। टेलीविजन का आविष्कारक गतिज ऊर्जा का व्यंजक है ½ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है ½ mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो है किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा होता है, तो पूरी बर्फ से पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, समान ही रहेगा। जब एक बाल्टी पानी में हम बर्फ का टुकड़ा देंगे और वो बर्फ जो है गलने के बाद जो है पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, बताइएगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी, मतलब अधिक बहुत हो जाएगी। ठीक है, 1 से अधिक होगी। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भाग। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ये सब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वहां बनाइएगा। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है। जब हम लोग लिफ्ट पे चढ़ते हैं तो जब ऊपर जाता होगा तो लगता होगा हल्का जैसा महसूस हो रहा, या ताड़ा माची झूला होगा उस पे जब ऊपर की ओर नीचे की ओर आते हैं तो लगता है हल्का जैसा महसूस होता है। नीचे में भारी लगता है, नीचे में हल्का होता है। तुम गलत बोल रहा है। देखो क्या, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। मतलब ऊपर की ओर जाती है तो वास्तविक भार जो है आदमी की वास्तविक भार से कम होता है, हल्का जैसा महसूस। नीचे आने के बाद भारी होता है। हम तो हमारे प्रैक्टिकल में देखे कि हल्का महसूस होता है, नीचे आने पर हल्का हो जाता है, नीचे आने पर भारी होता है। इसमें लिखा भी वही है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल जो किए है हम ऊपर में हल्का नहीं जाओ, नीचे आने से लगता है कि ऊपर की ओर कुछ निकल रहा है। ठीक है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है वो क्या है? तो आइनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु, मतलब जो है बेतार संचार का जो जितने भी उपग्रह छोड़ा जाता है तो आइनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। ठीक है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा, या अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? यानी थक्का बनाने में कौन सा भाग लेता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयुक्त किया जाता है? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट जो है क्या है? ऊष्मा की मापन है। कैलोरी यूनिट ऊष्मा की मापन है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? मतलब नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खानों में मतलब जितना, जैसे कोयला खान हो गया, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? हवा के साथ मीथेन मिलने के कारण। ठीक है, खानों में जो है अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? मीथेन के साथ। ठीक है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 310 केल्विन स्केल पूछ रहा है। ठीक है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 310। ठीक है, शायद समाप्त हो गया क्या? अगला पॉइंट है, देखिएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत किसका है? तो नाइट्रोजन का है। यूरिया में नाइट्रोजन अधिकतर 46% पाया जाता है। उसे खाद की तरह प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का स्रोत होता है।
एक बैरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल में कुल कितने लीटर होते हैं? ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % घेरे हुए है? तो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह को लगभग 71% घेरे हुए है और 21% पर पृथ्वी है, भूतल है 29%। अच्छा सॉरी, 71-29 देख लेंगे, लेकिन हमको लगा 21%। हाँ 71-29 और कुछ पाया जाता है, जैसे हो गया अंटार्कटिका, नहीं ना अंटार्कटिका इधर नीचे भूतल और पानी का बात है तो वही होगा 71-29। ठीक है, देख लेंगे एक बार। तो समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितने % से घेरे हुए? तो 71% से। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किसके कारण? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है मूल रूप से किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, जब तापक्रम अधिक हो मतलब तापमान अधिक हो और हवा जो है आर्द्र हो, मतलब उमस टाइप का हवा हो। उमस टाइप का जब हवा रहेगा तो शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन है। कौन से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है? तो 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है? 99%। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके लिए उत्तरदायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग बताइए। C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी लोग बोलिए, C6H12O6। ठीक है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन का विस्थापित होता है। ठीक है, तो आज का जो है पेज नंबर 12 हुआ, कल का होमवर्क पेज नंबर 13 रहेगा और टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। तो कल तीनों बुक से रहेगा, रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और ये जो है एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह से जो है हिस्ट्री का पेज नंबर 1 आप लोग याद करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय।